राजसमंद नामक एक गांव में जगमोहन अपनी पत्नी सोमा और बेटी गुड्डी के साथ रहता था। जगमोहन के पास जमीन तो थी लेकिन साधन ना के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास बैल थे लेकिन घर के हालात बिगड़ने के कारण उसने उन्हें बेच दिया। उनकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। घर के हालात देख उसकी पत्नी सोमा ने उससे कहा, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे ठाकुर के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं वहां जाकर काम कर दूं? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बात मत किया कर रेनू की माँ, तेरी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। सोमा, तुम जानती नहीं हो उस ठाकुर की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पर काम करने वाली हर औरत पर बुरी नजर रखता है और मैं नहीं चाहता कि वहां जाकर तुम भी उसकी गंदी नजर का शिकार बनो। ना ना, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा और मैं तो गांव में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं नहीं, तू वहां काम करने नहीं जाएगी बस। जगमोहन दिन भर इसी चिंता में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बच्ची को ढंग का खाना और कपड़े तक भी नहीं दे पा रहा था। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा चला रहे थे। जगमोहन जब भी गांव में किसी से मदद मांगने जाता कि हल और बैल दे दो या ट्रैक्टर उसके खेतों में चला दो, तो सभी उसे मना कर देते। एक दिन अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उसकी सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था, लेकिन वो लगातार फावड़ा चलाए जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। उधर गांव का ठाकुर गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब जगमोहन मदद के लिए उसके पास आए और वो उसकी जमीन हथिया ले। वो जब भी जगमोहन से मिलता था तो उसे एक ही बात कहता था, जगमोहन, रे तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं तुझे उसके अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं साहब, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन जमीन ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, भला इन्हें मैं कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर जगमोहन चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सोमा उससे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और ना अचार सब्जी कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे जी? सोमा, तू रेनू के लिए कुछ देख है तो हम तो भूखे भी सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना। भूख तो लगी है सोमा, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है कि मैं बाजार जाकर आटा खरीद सकूं, और खेत पूरी तरह बंजर है, उसमें घास तक का एक अंश नहीं होता है। अपने पति की लाचारी देख सोमा को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर उसे तोड़कर लाती है और उसे पतीले में उबाल लेती है। फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले रेनू, मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? मास्टर जी कहते हैं हमारे महाराणा प्रताप भी जब जंगल में रहे थे तो उन्होंने भी यही हरे घास की रोटियां खाई थी, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची। फिर जैसे ही रेनू और जगमोहन उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ सुमा, ये तो लाजवाब है। की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों बस मेरा मन रखने के लिए कह रहे हैं। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आदमी आता है। जी, ये जगमोहन जी का घर है। जी हाँ। तभी जगमोहन आता है। क्या बात है भाई साहब? दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? और साथ में ये, हाँ जी, और साथ में ये आज का खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर जगमोहन, सोमा और रेनू सब बहुत ही खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। जगमोहन ट्रैक्टर बुलवाकर अपने खेतों पर चलवाता है, जिससे उसकी बंजर भूमि में जान आ जाती है और उसमें फसल उगाती है। साथ ही वो अपने लिए पक्का घर भी बनवा लेता है और अब शहरों से नई नई खाद लाकर अपने खेतों पर डालता है, जिससे उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है और वो उससे भी काफी पैसे कमाने लगता है। देखते ही देखते अब वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है। शारदा की बहू सुधा बहुत अत्याचारी थी और बेटा मुकेश भी हमेशा अपनी पत्नी की ही तरफदारी करता था। इसी वजह से शारदा ने एक दिन घर छोड़ने का फैसला किया। माँ, तुम्हारी वजह से इस घर में रोजाना कलेश होते हैं। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? हम पति पत्नी को सुख की जिंदगी जीने दो। माँ, तुमने अपनी जिंदगी को जी लिया, अब हमारी जिंदगी खराब मत करो। मुकेश बेटा,
तू सच्चाई को बिना जाने सारी गलती मेरी बता रहा है। मुझे तो लगता है तुम दोनों यही चाहते हो कि मैं इस घर में ना रहूं। सारा दिन मैं काम करती हूँ, कुछ नहीं बोलती, सोचती हूँ जो जिंदगी के दिन बचे हैं वो सुख से कट जाए, पर नहीं, बहू ये चाहती ही नहीं है। इसीलिए बेटा तेरे सामने जानबूझकर ये लड़ाई करती है। सुनो जी, अब इस घर में या तो तुम्हारी माँ रहेगी या मैं। तुम फैसला कर लो तुम्हें किसके साथ रहना है, नहीं तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। नहीं बहू, तुम क्यों कहीं जाओगी, मैं ही ये घर छोड़कर जा रही हूँ। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। खुश रहो, मैं जा रही हूँ। अब मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। शारदा के बेटे ने एक बार भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसे उस समय अपनी पत्नी जरूरी थी, मां नहीं। शारदा बहुत कष्ट सह चुकी थी, बहुत दुखी हो चुकी थी, इसलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर वो फैसला लिया जो वो कभी नहीं लेना चाहती थी। अम्मा ये देखो, ये तैयार हो गए नूडल्स। अब आपको पता चल गया ये नूडल्स कैसे बनाते हैं? हाँ बेटा, ये तो बहुत आसान है। अब एक दिन मैं भी बनाकर देखूंगी। ठीक है अम्मा, कल आप बनाना, ठीक है? सूरज भैया, एक प्लेट नूडल्स देना। देखो तीखी सॉस और मीठी सॉस दोनों ज्यादा डालना है। हाँ हाँ, बस अभी लो। एक प्लेट नूडल पैक कर दो। बेटा तुम उनको दो, मैं इन्हें पैक कर देती हूँ। सूरज बेटा एक बात बोलूं? हाँ हाँ अम्मा बोलो। मैं तो घर से बहुत निराश होकर निकली थी। उस दिन बस स्टैंड पर जब मेरी तबीयत खराब हुई तो तुम वहीं थे। तुमने मेरी इतनी मदद की, मुझे पानी पिलाया, यहाँ ढाबे पर लेकर आए। तुम बिल्कुल मेरे बेटे मुकेश हो। अम्मा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। तुम्हारे आने से माँ की कमी पूरी हो गई। बस दोनों माँ बेटा मिलकर इस नूडल्स ढाबे को चलाएंगे। यहाँ इस ढाबे पर अब सारी चिंता छोड़ दो अम्मा, और आराम से अपने बेटे के साथ रहो। शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूरज बहुत ही नेक दिल लड़का था, उसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था। सूरज पिछले कई सालों से नूडल्स का ढाबा चला रहा है। अब उसने शारदा को भी नूडल्स बनाने सिखा दिए। सूरज को शारदा का बहुत सहारा है। वो कभी सामान लेने के लिए बाजार जाए तो शारदा ढाबे को संभाल लेती है। ढाबे पर और भी लड़के काम करते हैं तो वो भी शारदा को अम्मा कहकर ही बुलाते हैं। शारदा को उस गांव में रहते हुए 1 महीना बीत चुका था। अचानक एक दिन सूरज की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो उठ भी नहीं पा रहा था। सूरज को बहुत बुखार था, जिस कारण उसे बहुत कमजोरी हो गई। शारदा ने सूरज की भी देखभाल की और ढाबे को भी पूरा संभाला। सूरज बेटा, ये लो, दवाई खा लो और ढाबे की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस आराम करो बेटा, ताकि जल्दी ठीक हो सको। अम्मा, माँ क्या होती है ये मुझे आज पता चल रहा है। माँ की जगह संसार में कोई नहीं ले सकता। मैंने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा। जब पैदा हुआ तो अपने आप को सड़क पर पाया और जिंदगी की ठोकरों में बड़ा हो गया। फिर मेहनत करके ये ढाबा खोला। बहुत तरसता था कि अपनों का प्यार मिले। आज तुम्हारे रूप में मुझे माँ मिल गई अम्मा, मुझे अपनों का प्यार मिल गया अम्मा। सूरज की बातें सुनकर शारदा की भी आंखें आंसुओं से भर आती हैं। एक तरफ उसके अपने सगे बेटे ने उसकी परवाह नहीं की और एक तरफ सूरज जिसे माँ की कदर है, पर उसकी अपनी माँ नहीं। शारदा और सूरज का दिल का रिश्ता जुड़ता है। सूरज को माँ मिल जाती है और शारदा को बेटा। शारदा सूरज की तबीयत ठीक होने तक अकेले ही ढाबे को संभाल रही थी। शारदा बहुत ही बढ़िया नूडल बनाती थी। आसपास के गांव में भी ये बात फैल गई कि एक नूडल ढाबे वाली अम्मा है जो बहुत बढ़िया नूडल बनाती है। ये बात सुधा के कानों तक भी पहुंची कि उनके गांव से दूर एक गांव में नूडल्स का ढाबा है। तो सुधा ने मुकेश से वहां जाने की जिद की। सुनो, बच्चे भी बहुत जिद कर रहे हैं। सुना है नूडल्स ढाबे पर बहुत ही स्वादिष्ट नूडल्स मिलते हैं। आज तुम्हारी दुकान की छुट्टी है ना, चलो ना हम उस गांव में चलते हैं, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। कितने दिनों से हम कहीं घूमने नहीं गए, बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी है। हाँ पापा, मेरे सारे दोस्त उस ढाबे पर नूडल्स खाकर आए हैं, हमें भी जाना है। ठीक है, आज ही चलते हैं, अब खुश? मुकेश सुधा और बच्चों को लेकर नूडल्स ढाबे पर पहुंचता है। सूरज की तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। उस समय ढाबे पर वही था। अरे भैया, तुम्हारे ढाबे के नूडल्स के बारे में सुना कि यहाँ कोई अम्मा जी हैं जो बहुत स्वादिष्ट नूडल बनाती हैं। आज इसी वजह से हम दूर गांव से आए हैं, जरा हमारे लिए बढ़िया से नूडल्स लगा दो। अम्मा जी, आपके हाथों के नूडल्स की फरमाइश आई है। अब तो आपके नूडल्स दूर दूर प्रसिद्ध हो रहे हैं। अरे बेटा, मैंने तो तुमसे ही नूडल्स बनाना सीखा है। तुम तो मेरी ऐसे ही तारीफ करते रहते हो। ढाबे के अंदर से अपनी माँ शारदा को आते हुए देखकर मुकेश और सुधा हैरान रह जाते हैं। ये हैं अम्मा जी, जिनके हाथों के नूडल्स की तारीफ आपके कानों तक पहुंची है। माँ, तुम और यहाँ
नूडल्स ढाबे पर? मुकेश अपनी मां के पैर छूता है। शारदा की आंखों में आंसू आने ही वाले थे कि वो तभी अपने आंसुओं को रोक लेती है। सूरज भी अब तक सच्चाई जान चुका था। शारदा ना चाहते हुए भी थोड़े कठोर स्वर में बात करती है। जिस दिन मैंने घर छोड़ दिया था उस दिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता वहीं खत्म हो गया था। अब मैं सिर्फ अपने बेटे सूरज की मां हूँ। सूरज बेटा, इन्हें बोलो इंतजार करेंगे। नूडल्स बनाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। मम्मी, ये तो दादी है। दादी नूडल्स बनाती है। मम्मी, दादी, आप यहाँ नूडल्स बनाते हो? हाँ मेरे बच्चों, अब तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से नूडल तैयार करती हूँ। अम्मा, मुझे पता है इस समय तुम पर क्या बीत रही है। आप कहो तो मैं बना दूं। नहीं बेटा, मुझ में अब इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं अपना दिल पक्का रख सकती हूँ। और फिर मेरा बेटा मेरे साथ खड़ा है जो मुझे हमेशा दुखों से लड़ने की हिम्मत देगा। चलो अब मैं नूडल तैयार करती हूँ। सूरज शारदा को देखकर मुस्कुरा देता है। मुकेश और सुधा नूडल्स खाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शारदा ने सूरज की शादी कर दी। नई बहू आशा सुधा से बिल्कुल अलग थी। वो शारदा की बहुत इज्जत करती थी। शारदा को सूरज और आशा के रूप में बेटा बहू मिल गए। शारदा ने सूरज के साथ मिलकर नूडल्स के और भी ढाबे खोले। सूरज अपनी कामयाबी का सारा श्रेय शारदा को ही देता था, क्योंकि वो जानता था कि शारदा के उसकी जिंदगी में आने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। जो उसने सुना था कि एक माँ के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, ये आज उसने देख लिया था।